हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक हमने इससे पहली वाली वीडियो में ड्यूअल नेचर के बारे में बात की थी। ठीक है, जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, खासकर चार्ज पार्टिकल्स, वो ड्यूअल नेचर दिखाते हैं। ठीक है, वो ड्यूअल नेचर दिखाएंगे, वेव नेचर भी दिखाते हैं और पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं। तो कुछ चीजें जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्हें क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में प्रोपेगेट होना, वो सब हमने समझा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जिनको वेव नेचर से नहीं समझा जा सकता है। और अब हम बात करेंगे स्पेशली चार्ज पार्टिकल्स की। ठीक है, स्पेशली चार्ज पार्टिकल्स, उनमें क्या दिक्कत होगी कि कुछ जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो जो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखा रहे हैं। हमें पार्टिकल नेचर की जरूरत क्यों पड़ी? पिछले वाले वीडियो में हमने वेव नेचर पे ज्यादा फोकस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव होती हैं, उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगी। ठीक है, उनकी अलग अलग वेव्स होंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ अलग अलग होंगी और उसके हिसाब से उनका एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके हमने दिखाया था तुम्हें। अभी हम पार्टिकल नेचर पे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कि जो पार्टिकल नेचर है वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है। देखो वेव नेचर सबसे पहले क्या क्या नहीं बता पाया सबसे, तो यहां पे लिखो वेव नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ऐसे लिखो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, electromagnetic waves could not explain following things about them। ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? सबसे पहले कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जब वो मूव करते हैं, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करते समय कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं अपने आप में से। ठीक है, और ये पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल्स को ब्लैक बॉडी बोला जाता है। ठीक है, जो ब्लैक बॉडी होते हैं ठीक है, जो हॉट बॉडीज होंगी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्यों एमिट करती हैं। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो हॉट बॉडीज हैं, जब वो ट्रेवल कर रहे हैं तो रेडिएशंस क्यों एमिट कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये फेल हुए इसे एक्सप्लेन करने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था बेटा, जैसे ये पॉइंट्स तुम्हें स्क्रीन से लिख लेने हैं। ठीक है, मैं केवल यहां समझा रहा हूं। जैसे सेकंड पॉइंट में क्या है, अगर कोई मेरा मेटल है, ठीक है, मेटल पे मैंने लाइट स्ट्राइक की, ठीक है, लाइट रे आके स्ट्राइक करती है, तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ये नहीं बता पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ी। सेकंड पॉइंट ये है। इसके बाद बेटा इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जैसे जैसे एक सॉलिड रखा है, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है, ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होता क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। ठीक है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो साथ में, द हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे हीट कैपेसिटी बोलते हैं। किसी पर्टिकुलर सॉलिड की हीट कैपेसिटी कितनी होती है, इतनी, कि अगर किसी का 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मेरे को कितना टेम्परेचर और देना पड़ेगा, मतलब कितनी हीट इसको और चाहिए कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री और इंक्रीज कर जाए। तो थर्ड पॉइंट ये है कि जो वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी है वो क्यों सॉलिड्स दिखाते हैं टेम्परेचर के चेंज होने पे। और फोर्थ पॉइंट है बेटा जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एटम्स का, हाइड्रोजन्स का क्या बेटा लाइन स्पेक्ट्रम है, वो क्यों अलग अलग रेंज दिखाता है। ठीक है, ये चार चीजें हमें वेव नेचर नहीं बता पाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसके बाद फिर ये बताया किसने, यहां से क्वांटम थ्योरी का जनरेशन होता है। ठीक है, क्वांटम केमिस्ट्री का यहां से जनरेशन हुआ। देखो अब क्वांटम क्या है, ये सब क्लासिकल था। क्लासिकल में बड़े लेवल पे चीजों की बात होती है, क्वांटम में छोटे लेवल पे बात होती है। ठीक है, तो क्वांटम में प्लैंक नाम के भाई साहब हैं, इन्होंने क्या
क्या किया, लगभग 1900 के अराउंड इन्होंने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की जिसे बोला क्वांटम थ्योरी। ठीक है बेटा, क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब इस क्वांटम थ्योरी में क्या बताया कि जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे सबसे पहले साइज के बेस पे बात होगी, सबसे पहले साइज के बेस पे बात होगी। और ये क्वांटम वर्ड आया कहां से, ये आया क्वांटा से। क्या होता है क्वांटा, अगर पहले तुमने पढ़ा हो तो बिल्कुल पढ़ने पड़ेगा। क्वांटा क्या होता है बेटा, क्वांटा में जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज में क्या बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं। ठीक है, एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, बंडल ऑफ पैकेट्स की। उन्हें क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलेंगे। ठीक है, उन्हें फोटॉन्स बोलते हैं, सॉरी उन्हें क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। ठीक है, इनकी जो एनर्जी की यूनिट्स होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटा से। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटा से। और वो वैल्यू कितनी होगी, h। फोटॉन्स की फॉर्म में क्या होती है, लाइट रेज एनर्जी बंडल ऑफ पैकेट्स। ठीक है, लाइट रेज क्या करती है, एनर्जी कंडक्ट करती है। उस एनर्जी को बोलते हैं, उस एनर्जी के बंडल ऑफ पैकेट्स को हम क्या बोल रहे हैं, उनको ही क्वांटा रेफर करते हैं। और वैल्यू कितनी होगी, h में। तो यहां से स्मॉल बंडल, ठीक है, इसके एनर्जी के, तो यहां से ये वर्ड आ रहा है कौन सा, क्वांटम। कौन सा वर्ड आ रहा है बेटा, क्वांटम। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या है, इसमें ये बोला कि जितनी भी हॉट बॉडीज होंगी, ठीक है, वो अपने आप में से ब्लैक बॉडी रेडिएशन रिलीज करती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट होते हैं उनमें से। कब, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट तुम्हें लिखना है, वो पॉइंट क्या होगा बेटा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। In 1900, Planck introduced quantum theory, and according to it, the charged particles emit black body radiations as temperature varies मतलब इंक्रीज। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो कि पहले थोड़े रेडिएशन एमिट हो रहे थे, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ज्यादा रेडिएशन एमिट हुए। ठीक है, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बेटा ज्यादा रेडिएशन एमिट हुए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जब हम लोहे को गर्म करते हैं, सॉलिड बॉडी ले लेते हैं एकदम, ठीक है, लोहे को गर्म करते हैं, जब मैं गर्म करना स्टार्ट करता हूं तो थोड़ा ठीक ठाक जब वो गर्म होता है उसमें से रेड, थोड़ा सा रेडिश कलर के, है ना, अंगारे तुम्हें दिखेंगे। ठीक है, रेडिश कलर के मतलब रेड कलर जैसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहां से निकलते हुए दिखेंगे रेडिएशंस। अगर मैं थोड़ा सा और टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, यही रेडिएशंस कैसे हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। जब आग और तेजी से लगी है तो उसमें से निकलने वाले रेडिएशंस व्हाइट से बेटा ब्लू की तरफ शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडिएशंस जो एमिट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो रहा है, हो रहा है। तो मैं एक पॉइंट ये भी बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस the frequency of waves या radiation increases। ठीक है बेटा, ये तो होगा फ्रीक्वेंसी से रिलेशन। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी। एक रिलेशन तुमने पढ़ा है, ठीक है, क्या था वो, C = न्यू लैम्डा। ठीक है बेटा, इसमें अगर मैं ये बोल सकता हूं
अगर मुझे फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मतलब लैम्डा का रिलेशन निकालना है, तो ये होगा लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। तो लैम्डा और न्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, क्या है बेटा, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज 1 अपॉन न्यू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, as temperature increases the frequency of waves increases and the wavelength of electromagnetic waves decreases। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, मैंने अभी तुम्हें आयरन का एग्जांपल दिया, मैंने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज से क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई। मतलब रेड था पहले, हो क्या रहा था, रेड था, उससे शिफ्ट हो रहा था बेटा किसकी तरफ, है ना, रेड के बाद व्हाइट, देन ब्लू, देन लास्ट में ब्लू जैसा होगा, ठीक है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी। तो रेड की फ्रीक्वेंसी लो होगी, और अगर मैं ब्लू की फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ब्लू की हाई होगी, ठीक है। और अगर वेवलेंथ की बात करूंगा तो किसकी कम होगी वेवलेंथ, यहां पे लैम्डा लिख देता हूं पैरामीटर, लैम्डा की बात करूंगा तो दोनों में ऐसे टेबल जैसी बनाऊंगा, ठीक है, किसकी हाई होगी, वेवलेंथ इसकी हाई होगी और इसकी लो होगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। रेड की वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ का मतलब जैसे ये वेव ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो पर्टिकुलर एक एम्पलीट्यूड से दूसरे एम्पलीट्यूड तक जो वेव ट्रेवल की है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बेटा, वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इस गैप को, वेवलेंथ। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था ब्लैक बॉडी का, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पार्टिकल नेचर कैसे दिखाते हैं, ठीक है, उनमें से रेडिएशंस एमिट क्यों होते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। रेडिएशंस क्यों एमिट होते हैं, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी, क्योंकि थोड़ा सा पार्टिकल नेचर दिखाते हैं। इसके बाद अब डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहते हैं, रेडिएशंस किसे कहते हैं। तो दोनों की सिंपल सी डेफिनेशन है, ब्लैक बॉडी में लिख लो, द आइडियल बॉडी, the ideal body which absorbs radiations of all wavelength or frequencies, of all wavelengths or frequencies, ठीक है। एंड इसी की डेफिनेशन are called black bodies, are called black bodies, कंप्लीट कर लो इसे, are called black bodies and these radiations are called black body radiations, and these radiations are called black body radiations, black body radiations, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ब्लैक बॉडी किसे कहेंगे, जो सभी वेवलेंथ, सभी फ्रीक्वेंसीज की जो वेव्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर सके, फिर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, एक बार आया मतलब अपने पास बिठा लिया, ठीक है, उसमें से कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। और इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे बोलेंगे, ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं। जो रेडिएशंस आ रहे थे उन रेडिएशंस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और उस बॉडी को जो एब्जॉर्ब कर रही है उसे क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी। टेम्परेचर के साथ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन तो डायरेक्ट है, लेकिन वेवलेंथ के केस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस कैसे आता है, देखो, स्टार्टिंग में जब ये मैंने बोला इंटेंसिटी,
इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड वेवलेंथ। देखो स्टार्टिंग में जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज होती है। टेम्परेचर का वेरिएशन नहीं है, इसका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मतलब कितना तेज जल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन उसमें से कितना प्रकाश निकल रहा है। ठीक है, तो वेवलेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन भी होगी। जैसे यहाँ पे 1 वैल्यू है वेवलेंथ की तो इसकी इतनी हो गई। अगर 2 वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी वैल्यू इतनी होगी। ज्यादा है ना, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करेगी, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आके उसके बाद, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेगा। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एक फिक्स्ड लैम्डा पे आके मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेगा। उसके बाद अगर मैंने वेवलेंथ इंक्रीज की तो फिर इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, अब देखो यहां पे मैक्सिमम हो गई, इसके बाद वेवलेंथ तो अब भी इंक्रीज कर रही है। मान लो 3 है या 4 है या 5 था, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, तो 6 पे क्या हुआ, 5 पे इतनी थी, 6 पे कहां आ रही है वैल्यू, लगभग यहां आ रही है, तो कम हो गई। देखो डिक्रीज हो गई, इंटेंसिटी क्या हुई, कम हो गई। वेवलेंथ तो अब भी इंक्रीज हो रही है, तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये एक वेरिएशन तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अब बेटा देखिए ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है इसमें इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें क्या है, पहले जैसे जैसे हम वेवलेंथ कम होगी तो अल्ट्रावायलेट रीजन होगा। ठीक है, इंटेंसिटी उसमें क्या है, कम होती है। फिर विजिबल में सबसे हाईएस्ट होती है, इसीलिए वो रीजन में हमको आराम से रेडिएशंस दिखते हैं। ठीक है ना। फिर देखो जैसे जैसे आईआर रीजन स्टार्ट होता है ना, लिखा है ना इंफ्रारेड को ही आईआर बोलते हैं, तो इंफ्रारेड रीजन फिर से हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकता है। तो ये ग्राफ तुम इसमें से आराम से देख सकते हो। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं ये क्वांटम क्या होता है। क्वांटम की डेफिनेशन लिख लो फटाफट से, सब चीजें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से। देखो पहले मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बता देता हूं, लेकिन बाद में तुम्हें सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वांटम। क्वांटम क्या है बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और absorbed by that can be emitted or absorbed in form of radiation। ठीक है, क्लियर हो गया होगा तुम्हें। और रेडिएशंस, दो रेडिएशंस कौन से हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो याद रखना एनर्जी किसके साथ इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ। क्या रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा E = h में। h क्या बेटा, ये तो क्या हो गई, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब ठीक है, एनर्जी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये h क्या हो गया बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। क्या तुम्हें दिख रहा है ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की, 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। चलो इसके बाद इस वीडियो में बेटा इतना ही काफी है। ठीक है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए 20 मिनट दूसरी चाहिए, तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।